सभी साथियों का एग्रीएंस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो, अपन 12th एग्रीकल्चर का दूसरा लेसन पढ़ रहे थे। अब नीम के अलावा भी, जैसे वैसे जाना नीम ए ट्री फॉर सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम, यानी बहुत सारी समस्याओं का समाधान नीम से कर सकते हैं। क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम क्या होता है? इसके फूल होते हैं, सूखे फूल होते हैं, उनका प्रयोग कीटनाशक के रूप में लेते हैं, लेकिन इसका प्रयोग वेजिटेबल्स तक ही सीमित है। तंबाकू, तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन कीटनाशक, निकोटीन सल्फेट होता है, इस कारण इसको निकोटीन सल्फेट पाए जाने के कारण इसको कीटनाशक के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा करंज, करंज भी एक पुराना भारतीय वृक्ष है। इसकी खली का होता है, इसकी खली का प्रयोग भूमिगत कीटों, यानी जो जमीन के नीचे प्रकोप होता है, मृदा में होता है, उन कीटों के नियंत्रण में काम में लेते हैं। सीताफल, सीताफल की जो पत्तियां होती है उसमें कई एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसका रस दीमक व अन्य कीटों को प्रभावी नियंत्रण में काम में लेते हैं। लहसुन, लहसुन भी एक औषधीय फसल है। क्वेश्चन आ सकता है नीम में से कौन से पौधे का औषधीय कीटनाशक के रूप में प्रयोग लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो नीम का भी ध्यान रखना। इसमें भी कीटनाशक व जीवाणुनाशक गुण दोनों पाए जाते हैं। कीटनाशक तथा एंटी बैक्टीरियल भी होता है, जीवाणुनाशक भी गुण पाए जाते हैं। 2% घोल के छिड़काव से फसलों में रस चूसक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। कीट व्याधियों का भौतिक नियंत्रण कैसे करते हैं? जैविक पढ़ लिया आपने, वनस्पतिक पदार्थों से पढ़ लिया, भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से कैसे कर सकते हैं? प्रकाश प्रपंच का प्रयोग, प्रकाश प्रपंच को बोलते हैं इंग्लिश में लाइट ट्रैप। लाइट ट्रैप, देखो प्रकाश की ओर कीट आकर्षित होते हैं। रात के अंधेरे में आप एक ने एक लकड़ी लगा दी फसल से ऊपर हाइट पर, या एक बल्ब लगा दिया, दूध या प्रकाश है, तो यहां पर अंधेरे में आप प्रकाश की ओर कीट आकर्षित होते हैं, तो जो भी कीट है वो क्या आएंगे? प्रकाश की ओर। यहाँ भुन भुनाकर नीचे गिरेंगे, नीचे आप कोई भी बर्तन रख दो, उसमें पानी, केरोसिन कुछ मिक्स करके डाल दो पानी में, तो ये कीट यहाँ गिरेंगे, तो वो एक तरह का भौतिक रूप से कीटों का नियंत्रण हो रहा है। दूसरा है फेरोमेन ट्रैप। फेरोमेन ट्रैप कैसे होता है? देखो, फेरोमेन एक रसायन है। क्या है? फेरोमेन ट्रैप में कार्बनिक रसायन होता है जो मेल और फीमेल में से मेल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जिससे मेल की पॉपुलेशन यानी नर की पॉपुलेशन वहां कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है? कीट नियंत्रण में सहायता मिलती है। वैसे जो इसकी ट्रैप होती है 5 से 7 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगानी चाहिए, और 15 दिन में इनका ल्यूर बदलते हैं। ल्यूर मतलब इसमें क्या होता है? एक रिंग होती है, जैसे हेली ल्यूर है, हेलिकोवर्पा नाम के कीट को कंट्रोल करने के लिए, और ऐसे होता है, यहाँ पॉलीथीन लगी होती है इस लकड़ी के सारे, तो यहाँ से कोई कीट आया, वो क्या होता है? इसमें फीमेल रसायन होता है, तो जो नर कीट होता है वो आकर्षित होकर इसमें गिर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है। कीट व्याधि नियंत्रण में गौमूत्र का क्या प्रयोग है? गौमूत्र का भी अपने आप में बहुत प्रयोग है। क्या प्रयोग है गौमूत्र का? देखो, गौमूत्र के बहुत प्राकृतिक महत्व बताए गए हैं, जैसे कि इसके बारे में इतना ध्यान रखना कि गौमूत्र में 95% पानी, 2.5% यूरिया, तो 2.5% पोषक तत्व है, लवण, हार्मोन, एंजाइम भी पाए जाते हैं, और इसका भी कीट नियंत्रण में एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। टिकाऊ खेती क्या होती है? देखो दोस्तों, टिकाऊ खेती क्या होती है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का ऐसे उपयोग करना कि वो चीज नष्ट ना हो, लंबे समय तक उपयोग ले सकते हैं। जैसे अपन जैविक खेती करते हैं तो अपने दिमाग में सस्टेनेबल शब्द होना चाहिए कि अपने प्राकृतिक जो संसाधन है प्रकृति के, उनका इतना उपयोग भी नहीं करे कि वो संसाधन नष्ट हो जाए और पर्यावरण को नुकसान हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और लंबे समय तक अपन खेती भी करते रहें। तो टिकाऊपन का जो सस्टेनेबिलिटी का शाब्दिक अर्थ होता है किसी घटक की उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक निरंतर बनाए रखना। तो टिकाऊपन का अपन अर्थ समझ चुके हैं, किसी घटक की उत्पादन क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखना। अब इसको कृषि से जोड़ के देखते हैं, एग्रीकल्चर में टिकाऊपन से क्या संबंध है। देखो, आमतौर पर इस सिद्धांत का अगर कृषि से जोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ है कि ऐसी कृषि पद्धतियां जो भूमि की उत्पादकता व लाभप्रदता में कोई विशेष परिवर्तन किए बगैर उत्पादन को बरकरार रखे, यानी भूमि की उत्पादन क्षमता बनी रहे, पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं हो, और अपने संसाधनों का भी एक सीमित तरीके से समुचित सुनियोजित तरीके से उपयोग हो, संसाधनों का ह्रास भी नहीं हो, वही तो एक तरह का क्या है? टिकाऊपन है। तो टिकाऊ खेती कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए खेती की पैदावार बढ़ती रहे तथा ये स्थिति लंबे समय तक कायम रहे। ऐसी प्रणाली में
तो यह इसकी आपको परिभाषा रटनी है। टिकाऊ खेती कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए खेती की पैदावार बढ़ती रहे, यही तो टिकाऊ खेती की परिभाषा है। अब इसमें क्या है, टिकाऊ खेती में एक फॉर्मूला याद कर लेना, पूछते हैं उत्पादकता बराबर उत्पादन का मान प्लस प्राकृतिक धरोहरों पर प्रभाव प्लस निवेश का मान। तो ये फॉर्मूला जरूर रट लेना आप। अब टिकाऊ खेती की एक सिस्टमेटिक परिभाषा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टिकाऊ खेती एक कृषि पद्धति है जिसमें कृषि संसाधनों का इस प्रकार सफल प्रबंधन किया जाना है जिससे मानव की आवश्यकता पूरी हो सके, साथ ही पर्यावरण में सुधार हो तथा गिरावट न आए और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो सके। एक्यूरेट डेफिनेशन है। यदि आपको बोर्ड के एग्जाम में टिकाऊ खेती की परिभाषा पूछी जाए तो ध्यान रखना, यही रट लेना। टिकाऊ खेती एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें कृषि संसाधनों यानी जो अपने रिसोर्सेज है उनका इस प्रकार सफल प्रबंधन करना है कि मानव की आवश्यकता ही पूरी हो जाए, पर्यावरण में भी सुधार हो और गिरावट भी न आए और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी हो जाए। यही सस्टेनेबल और टिकाऊ खेती है। वैसे टिकाऊ खेती के निर्धारण के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश होना आवश्यक है। पहला, दक्षता। टिकाऊ खेती में 3 जो पॉइंटों का समावेश आवश्यक है वो है, पहला दक्षता यानी एफिशिएंसी, यानी किसी भी चीज को बहुत दक्षता से यूज करना है कि कम चीज से अधिक पैदावार मिले। जैसे सिंचाई के बारे में करते हैं ना कि प्रति बूंद अधिक पानी का ऐसे प्रयोग हो पानी वेस्ट कम हो और उत्पादन ज्यादा हो, तो उसी प्रकार टिकाऊ खेती के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षता से उपयोग हो, यानी प्रति इकाई संसाधन के उपयोग पर अधिक से अधिक उत्पादन मिले। दूसरा पॉइंट होता है पर्यावरण, यानी टिकाऊ खेती में यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम नुकसान हो और पर्यावरण का पूरा संरक्षण हो। तीसरा है समय। देखो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 3 पॉइंटों में। टिकाऊपन कोई समय सीमा नहीं होती है, ये अनंत होता है, यानी लंबे समय तक किसी संसाधन का टिकाऊ होना चाहिए। दीर्घ अवधि तक लंबे समय तक कृषि की नई तकनीकों का प्रभावकारी व गुणकारी स्वभाव कायम रखने से टिकाऊपन बना रहता है। आधुनिक खेती के तौर तरीके लाभकारी जरूर है लेकिन थोड़े समय के लिए ही हैं, जबकि दीर्घ अवधि के लिए खेती को लाभकारी टिकाऊ खेती के सिद्धांतों से ही बनाया जा सकता है। अब टिकाऊ खेती के सिद्धांत क्या है, कुछ लाइनें लिखी हुई है जो एक बार आप सरसरी नजर से देख लेना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में हालांकि इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है नहीं, लेकिन ये पूछ लेते हैं टिकाऊ खेती के सिद्धांत कौन कौन से हैं। मैं भी आपके साथ रिपीट कर देता हूं। टिकाऊ खेती के प्रिंसिपल क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के प्रिंसिपल क्या है, टिकाऊ खेती के सिद्धांत क्या है, एक बार आप नजर डाल लो। सभी कृषि कार्यकलापों को क्रियान्वित करने के समय इस बात से सजग रहना चाहिए कि कहीं कोई विधि प्राकृतिक संतुलन के किसी घटक पर विपरीत या प्रतिस्पर्धात्मक प्रभाव नहीं डाल रही है, क्योंकि हमेशा टिकाऊ का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान नहीं होना चाहिए। परंपरागत व देशज कृषि तकनीक को परिष्कृत करने के बजाय नई तकनीकों के साथ इसका सामंजस्य नहीं करना चाहिए। सभी उत्पाद एवं लाभप्रद कृषि क्रियाओं के समावेश पर जोर देना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने वाले सभी पुरानी व नई तकनीकों कृषि क्रियाकलापों में अधिकाधिक सम्मिलित करना चाहिए। स्वास्थ्य व सुरक्षा को पूरा ध्यान देने वाली होनी चाहिए। कम लागत वाली कृषि तकनीकों व नवीनीकृत संसाधनों पर अधिक बल देना चाहिए। सिंपल लाइन है, एक बार दिमाग पे जोर डाल के सरसरी नजरों से देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। दीर्घकाल एक प्राकृतिक संतुलन व मानव आवश्यकता पर ध्यान रखें। ये एक निरंतर व गतिमान पद्धति है, अतः नई तकनीकों व ज्ञान के आधार पर समय व स्थान के अनुसार परिवर्तनशील है। यानी प्राकृतिक टिकाऊ खेती का मतलब यही है कि प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास नहीं हो, प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखें, किसी घटक का पूर्णतः ह्रास नहीं हो, मनुष्य के स्वास्थ्य को, फसलों के स्वास्थ्य को, सब चीजों को बनाए रखते हुए, पर्यावरण को बनाए रखते हुए किसी संसाधन का बिना ह्रास किए हुए लंबे समय तक खेती करना, पुरानी तकनीक नई तकनीकों का समय समय पर समावेश करते रहना चाहिए। टिकाऊ खेती के घटक। अब एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप पॉइंट पढ़ लो, ज्यादा कुछ आता नहीं है। टिकाऊ खेती के कौन कौन से घटक हैं? फसल विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब क्या है? फसल चक्र,
मिश्रित फसल, अंतर शस्य खेती व फसल पद्धति के सिद्धांतों के अनुसार फसलों का चुनाव उत्पादन किया जाता है। विविधीकरण मतलब एक ही फसल को बार बार लगाओ। जैसे मान लो एक ही फसल में, एक ही खेत में एक ही जैसी फसल लगा रहे हो, तो वहां के पोषक तत्व एक ही तरह के पोषक तत्व खा रही मिट्टी में से नष्ट हो रहे हैं, बाकी के बचे हुए, तो बदल बदल कर फसल बोनी चाहिए, मिश्रित फसल बोनी चाहिए, तो फसल चक्कर अपनाना चाहिए। ये फसल विविधीकरण का एक सिद्धांत है। टिकाऊ खेती के घटकों में फसल विविधीकरण मतलब एक ही फसल नहीं बोकर बार बार बदल बदल फसलें बोनी चाहिए, मिश्रित फसलें बोनी चाहिए, अंतर शस्य बोनी चाहिए। दूसरा घटक है आनुवांशिक विविधता। कृषि जलवायु व मौसम जन्य नुकसान को कम करने के लिए, यानी क्लाइमेटिक या मौसम से यानी वेदर से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तथा एकल जीन बहुलता के खतरे को कम करने हेतु अलग अलग अनुवांशिक के पेड़ पौधे में जीवों को चुनाव कर उत्पादन करने पर जोर देना चाहिए। अनुवांशिक विविधता मतलब एक ही जैसे अनुवांशिक पौधे नहीं लगाने चाहिए, अलग अलग जेनेटिक तरीके के पौधों को, फसलों का समावेश करना चाहिए। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन, यानी टिकाऊ खेती में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। विभिन्न जैविक अजैविक स्रोतों प्रबंधन कारकों के उचित समन्वय द्वारा बेहतर व समन्वय तरीके से फसलों की पोषण आवश्यकता पूरी की जाती है। यानी समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब केवल ऐसा नहीं है केवल डीएपी यूरिया दो, रासायनिक पोषक तत्व प्रबंधन करो, या नहीं है केवल जैविक करो, जैविक भी करो, रासायनिक भी करो। एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होना चाहिए कि जमीन की उर्वरा शक्ति भी बनाए रखें और पर्यावरण को नुकसान भी कम हो, इस प्रकार के पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, यानी जब कीटों को नियंत्रण कर रहे हो, आप कीट को नियंत्रण कर रहे हो, जैसे जैविक खेती में सिर्फ जैविक विधियों से करते हैं, जबकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की तरह समन्वित नाशी जीव प्रबंधन, यानी जो कीट व बीमारियों का नियंत्रण है वो भी समन्वित। समन्वित का मतलब भौतिक विधियों, रासायनिक विधियों, जैविक विधियों, सस्य विधियों, सभी विधियों का एक सामंजस्य होना चाहिए ताकि कीट बीमारियों के नियंत्रण में प्रबंधन किया जा सकता है और पर्यावरण को कम से कम नुकसान किया जा सकता है। केवल रासायनिक चीज पर डिपेंड नहीं रहना है, रासायनिक, भौतिक, जैविक सभी चीजों को सम्मिलित करना है, यानी समन्वित राशि जीव प्रबंधन करना है। समन्वित का मतलब ये होता है सभी विधियों का समावेश करके पर्यावरण को कम नुकसान किए हुए प्रबंधन करना। ऊर्जा प्रबंधन, नवीनीकरण ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का टिकाऊ खेती में समावेश करने पर जोर दिया जाना चाहिए। देखो, नवीनीकरण ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कैसे, केवल आपको इलेक्ट्रिसिटी लाइट के भरोसे नहीं रहना है, बायोगैस पे भी जोर दो, बायोमास पे भी, सौर ऊर्जा पर, पवन चक्कियों से, पवन ऊर्जा से प्राप्त होती है, उनका भी खेती में समावेश करना चाहिए। क्योंकि टिकाऊ का मतलब ये सब संसाधनों का समन्वय करना है, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होने से बचाना है, पर्यावरण को नुकसान होने से बचाना है और लंबे समय तक टिकाऊपन लाना है। उन्नत तकनीक का ज्ञान, कृषि की उन्नत तकनीकों, उत्पादों का सामाजिक, पर्यावरणीय व आर्थिक प्रभावों के बारे में नवीनतम जानकारी के सतत अर्जन से कृषि उत्पादन में टिकाऊ लाना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी भी काम में लेनी चाहिए। सूचना प्रबंधन, खेती से संबंधित नई तकनीकें, जो भी मार्केट में तकनीक आती है, योजनाएं आती है, कोई नई जानकारी आती है, वे सूचनाएं हमेशा आपको अपडेट रहनी चाहिए कि क्या तकनीक है, क्या जानकारी है, क्या स्कीम है। तो सब चीजें आपको सूचनाएं, ई लर्निंग, व्हाट्सएप जैसे इंटरनेट वगैरह से, आपको सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहना चाहिए।